हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। मैं नेहा आपके लिए लेकर आई हूँ इतिहास को पढ़ने के नए नए तरीके और उनको आसानी से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स की जो है प्रिपरेशन करा रही हूँ और हमने क्लास 6 से स्टार्टिंग की है, ठीक है। और हम 3 चैप्टर्स में क्लियर भी कर चुके हैं। तो आज हम अपना अगले सेशन के बारे में बात करेंगे जो है हमारा चैप्टर 4। आज का हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ जो कि आपकी लाइफ में आपकी पढ़ाई में काम आती है, ताकि आप पढ़ाई करने के साथ साथ उनको अच्छे से याद करना, उनको कैसे लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप आज की टिप्स मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए और मेरी टिप्स भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, उनका रहन सहन सब कैसा था, वो क्या करते थे, कैसे वो रहते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए स्थलों की, जो वहाँ की प्रमुख नगर थे उनके बारे में हम बात करेंगे और उन नगरों में से हमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हमें जो जानकारी मिली है हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज के पहले जो प्रमुख स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। ये बात मैंने आपको बताई थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा के बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो है पाकिस्तान में स्थित है। आज के अगर मैप के हिसाब से हम देखें तो वो पाकिस्तान में स्थित है और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई चल रही थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, जो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें प्रमुख चीज़ें मिली है। एक विशाल अन्नगार मिला है, शिवलिंग मिला है और पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है और वहाँ पर कब्रिस्तान पाए गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। और लेख वाली मोहरें मिली है, खरगोश चित्र वाली मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें ये सारी चीज़ें मिली है। तो ये अन्नगार का चित्र, अन्नगार, शिवलिंग, पृथ्वी देवी की मूर्ति, कब्रिस्तान है ना, लेख वाली मुद्राएं, तो इन सब चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता से खोजा गया था, ठीक है। और ये जो पृथ्वी देवी की मूर्ति है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता से पाई गई थी। और शिवलिंग वहाँ पे मिला था, तो इससे साबित होता है कि वो भगवान शिव के बारे में, मतलब जो आज ये मान्यताएं हैं उनको वो भी जानते थे और वो भी उसी तरह से पूजा पाठ किया करते थे। कब्रिस्तान मिलने से पता चलता है कि वो लोगों को दफनाया करते थे, ठीक है। और मुद्राएं पे छपे जानवरों से पता चलता है कि उस टाइम पर कौन कौन से जानवर जो है उनको के बारे में उनको जानकारी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले स्थल की, जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये भी हमें पाकिस्तान से ही मिला था, पाकिस्तान में ही आज भी ये पड़ता है, वहीं पर इसके अवशेष मिले हैं। इसकी जो खोज हुई थी, इसको 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने खोजा था। पहला जो था हड़प्पा उसको दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो को रखालदास बनर्जी ने। इन दोनों के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको लिखा है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में जो है हड्डियों के टीला एक मिला था, इसीलिए इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि यह नगर जो है 7 बार बाढ़ में बह चुका था, मतलब यहाँ पर 7 बार ऐसी तबाही आई थी बाढ़ की, जिससे ये पूरा का पूरा नगर डूब गया था। तो मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आती थी। अब बात करते हैं, यहाँ से एक अन्नगार मिला है जिसे सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। मतलब वो जो अन्नगार मिला था वो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया है। और यहाँ पर एक विशालतम स्नानगार भी मिला था, जिससे जैसे स्विमिंग पूल होते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे वहाँ पर एक बड़ा विशालतम स्नानगार प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ, मातृ देवी की मूर्ति,
नृत्यिका की कांस्य की मूर्ति और एक योगी का आवाक्ष मूर्ति और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्रें भी पाई गई हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। ठीक है, और यहाँ शवों को जलाया जाता था। बात करते हैं हड़प्पा की, तो वहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाया जाता था। ठीक है, तो ये देखिए उस टाइम में विशाल स्नानागार ये था और इतने बड़ी मात्रा में इसके चारों तरफ ये जो कमरे बने हुए थे, यहाँ पे पूरा पानी की निकासी की, आने जाने की सब कुछ व्यवस्था अच्छे से उस टाइम पर भी देखो, मतलब उस टाइम के लोगों ने भी कितना अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था। ठीक है, और ये जो है इसमें नृत्य की मूर्ति है कांस्य की बनी हुई, और ये जो मैंने अभी पढ़ा एक योगी की मूर्ति, ये वाली जो लेफ़्ट साइड में योगी की मूर्ति दी है। और ये कुछ जानवरों के वो जो चित्र बनाया करते थे, मूर्ति बना दिया करते थे मिट्टी से, ये सब उनकी है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमें सब पता चला कि वो क्या क्या किया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले स्थल की। अब अगला हमारा जो स्थल है वो है चन्हूदड़ो। ठीक है, तो चन्हूदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसा हुआ है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला था और वहाँ पे मेकअप किट भी देखो पाई गई है। मतलब उस टाइम के लोग भी साज सज्जा का सामान जो है पर्याप्त रूप से रखते थे, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज थी। और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली थी, मतलब चन्हूदड़ो से ही वक्राकार ईंटें मिली है, बाकी जगह से अलग टाइप की मिलती थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले की, कालीबंगा। अगला स्थल है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है उस टाइम पे, आज तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, पर उस टाइम पे सरस्वती नदी के किनारे पर राजस्थान में ये जो है इस नगर स्थित था। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वह एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब एक टाइम पे 2 फसलें वो भी उगाया करते थे और खेती करने के, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ से अग्निकुंड, हवन कुंड, ये दोनों चीज़ें भी मिली हैं। और ऊँट की हड्डी के साक्ष्य, मतलब ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से पाई गई है, पर किसी भी स्थान से ऊँट का चित्र जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और जैसे मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आती थी, यहाँ पर भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब उस टाइम पर भी भूकंप आए होंगे, तो उसके साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से हमें मिले हैं। और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली है। तो इससे पता चलता है कि हम तो आज का तो है ही है कि हम व्यापार करते हैं, पर उस टाइम पर भी लोग व्यापार किया करते थे, एक सभ्यता वाले दूसरी सभ्यता से सामानों को आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल की। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, वहाँ पर पड़ता है लोथल। तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ विश्व का प्राचीनतम डॉकयार्ड जो है मिला था, यही इसकी खासियत है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डॉकयार्ड कहाँ से मिला था, तो कई बार लोग गलत करके आते हैं, पर लोथल से ही डॉकयार्ड जो है मिला था। यहाँ जैसे मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था कि वहाँ पे सड़कों पे जो थे गेट नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते थे, पर यहाँ पर जो सड़क पर ही दरवाजे होने के साक्ष्य पाए गए हैं। नाव के चित्र खिलौने व मुद्राओं पर अंकित है। यहाँ पर डॉकयार्ड था, तो इसीलिए यहाँ पर नाव के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब वो नाव चलाते थे, जहाज़ से आयात निर्यात सामानों का किया करते होंगे। यहाँ से फारस व मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। यहाँ पर डॉकयार्ड है, यहाँ पर जहाज़ है, यहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये दूसरे जैसे फारस से की और मेसोपोटामिया की यहाँ पर मोहरें मिली है, तो उनके साथ इनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से चावल व बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, मतलब उस टाइम पर इस चीज़ की खेती किया करते होंगे। और लोमड़ी व कौवे की जो कहानी हमने सुनी है, आज भी हम छोटे बच्चों की बुक्स में आपने देखी होगी, तो उस टाइम पर भी इस कहानी के चित्र जो है अंकित मिले हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो भी इन सब कहानियों को जानते रहे होंगे, वो भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सुनाया करते होंगे। ठीक है,
तो ये देखिए, ये चित्र है डॉकयार्ड का जो लोथल में मिला है। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े जहाज़ एक बंदरगाह की तरह टिके करते होंगे और व्यापार में एक दूसरे का आयात निर्यात होता होगा। ठीक है, ये है कुपड़ वाले सांड की जो वहाँ से मुद्रा मिली है। तो उस टाइम पर कुपड़ वाले सांड के काफ़ी चित्र वहाँ से मिले थे। तो ये उसका चित्र है। अब बात करते हैं अगले स्थल की जो है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जो है कच्छ गुजरात में स्थित है और ये एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ नगर को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो दुर्ग होते थे बड़े बड़े किले जिनको कह सकते हैं हम, और एक मध्यम वर्ग के जो घरों को बांटा गया है, और निचला एक सामान्य लोगों के लिए जो रखे गए होंगे। यहाँ 10 बड़े अक्षर वाला साइन बोर्ड मिला है और भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन तो विशालतम नगरों में से इसे एक माना जाता है। ये काफ़ी बड़ा नगर माना गया है। यहाँ जल संचयन के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब ये भी वाटर हार्वेस्टिंग किया करते होंगे, पानी को बचाते होंगे। तो आज के टाइम पे तो हमें आवश्यकता है, उस टाइम पे देखो, उस टाइम पर भी ये इस चीज़ को किया कर। बात करते हैं बनवाली की। बनवाली हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। यहाँ की क्या विशेषता रही, मतलब यहाँ पे क्या जो चीज़ें थी वो पाई गई। यहाँ पे मिट्टी का हल जो है वो मिला था, मतलब एक खिलौना टाइप में हमें मिट्टी का जो हल है वो उस मिला है। तो इसका मतलब वहाँ पर खेती के अच्छे खासे साधन रहे होंगे। ठीक है, उच्च किस्म के जौ के दाने, तिल और सरसों के ढेर यहाँ से अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो कृषि थी वो अपने चरम पर थी और अच्छी तरीके से वो करते थे और उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी रही होगी। तो बनवाली के लोगों को मतलब वहाँ पे लोग जो थे काफ़ी अमीर थे, इसीलिए बनवाली को अमीरों की नगरी कहते थे। वहाँ के लोगों को जो है अमीर माना जाता था। ठीक है, और एक यहाँ से एक आवासीय वासवेशन भी जो हमें मिला है। देखो आज कितना डेवलप है हम लोग। तो आज हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें इतने प्राचीन टाइम पे भी लोग यूज़ किया करते थे। तो कितने सभ्य होंगे, कितनी मतलब उच्च किस्म की उनकी सोच रही होगी, इतना डेवलपमेंट उस टाइम पे उन्होंने किया था। तो अब बात करते हैं हम अगला है हमारा रोपड़। तो रोपड़ कहाँ पड़ता है, ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। तो ये एक ऐसा स्थल है जो भारत विभाजन के बाद इसकी खोज हुई थी। मतलब सबसे पहले जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो उसके बाद इसकी खोज सबसे पहले हुई। और एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते के शव यहाँ पर मिले हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे पाषाण काल में ब्रुज होम में मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। तो यहाँ रोपड़ से इस चीज़ के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोटदीजी की। ठीक है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो है साक्ष्य मिले हैं, बाणाग्र मिले हैं और कांसे की यहाँ से चूड़ियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये देखिए चित्र, वहाँ पर जो है वो ज्वेलरी बनाया करते थे, आभूषण किस तरह के वो बनाते थे, ये सब उनके चित्र है। तो ये थे हमारे कुछ खास स्थल जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी अलग से इसकी जानकारी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब उन लोगों को शेर की जानकारी नहीं थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शेर की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल से तराजू के अवशेष मिले हैं, मतलब वो तराजू का भी यूज़ करते रहे होंगे। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त लिपि वर्णात्मक नहीं थी बल्कि चित्रलेखात्मक थी, जो आज तक भी कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है आज तक उसको कोई नहीं पढ़ पाया। ठीक है, ये कुछ स्थलों के बारे में बात करेंगे जहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से क्या मिला था, कांसे का रथ यहाँ से मिला था और तांबे का यहाँ पर दर्पण जो है पाया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांसे की कुल्हाड़ी मिली है और लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है। पिराक से घोड़े के जीवाश्म पाए गए हैं और बनवाली से पक्की मिट्टी का जो हल है वो वहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों पर अभी तक भी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। और मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मतलब वो जो लोग हैं सूती वस्त्र बनाते होंगे, तो मोहनजोदड़ो से इसके अवशेष हमें पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शस्त्रों का ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे युद्ध नहीं हुआ करते होंगे, क्योंकि उन्हें जब शस्त्रों का ज्ञान नहीं था
तो उस टाइम पर कोई भी शस्त्र जो है हमें प्राप्त नहीं हो गए। तो वहाँ के लोग देखो कितने शांति प्रिय थे, कितने डेवलप थे, हर चीज़ में उनको महारत हासिल कर चुके थे। तो हर चीज़ करने के बाद भी न जाने सभ्यता कहाँ लुप्त हुई, क्या इनका रीज़न रहा होगा। चलो बात करते हैं थोड़ी। ये देखो वहाँ के टाइम पे जो नाली व्यवस्था थी, नगर योजना थी, वहाँ पर छपी हुई नालियाँ हुआ करती थी और दोनों सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते थे। मतलब साफ़ स्वच्छता हर चीज़ में मतलब वो उच्च किस्म के कार्य उन्होंने किए और हर घर के आंगन में कुआं हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न देशों से प्राप्त मुद्राओं की। तो टीन जो है अफ़गानिस्तान से मिला, चांदी जो है अफ़गानिस्तान व ईरान से मिली हैं और सोने की जो है दक्षिण भारत कर्नाटक से अवशेष पाए गए हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान, शीशा जो है अफ़गानिस्तान से। तो टीन, चांदी और शीशा अफ़गानिस्तान से मिला और शंख जो है कच्छ गुजरात से हमें पाए हैं। ठीक है, सभ्यता के अंत का रहस्य कहा मतलब अनेकों लोगों के, अनेकों विद्वान के अनेक राय हैं। सब ने अपनी अलग अलग राय दी है कि ये कारण रहा होगा कि ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो उनमें से कुछ ये कारण हैं, मतलब क्लियर आज तक किसी को भी नहीं पता कि ये सभ्यता कैसे समाप्त हुई, क्या उस टाइम पर हुआ होगा। बट जो चीज़ें आज बताई गई हैं, बुक्स में मिलती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ होगा, किसी सभ्यता ने आकर इन पर हमला किया और इस पूरी सभ्यता को नस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। कुछ लोग कहते हैं कि मौसम बदलने के कारण ये उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए और इनकी जो सभ्यता है वो समाप्त हो गई। और बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, तो कहा जाता है जैसे मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, तो मानते हैं कि क्या पता ऐसी तबाही आई हो, ऐसी प्राकृतिक आपदा आई हो जिससे पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। और महामारी का कारण भी एक बताया जाता है कि एक महामारी ऐसी फैली हो जिससे कोई भी ना बच पाया हो और पूरी सभ्यता जो है समाप्त हो गई हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो मैंने आपको पूरी टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने पूरा अपना चैप्टर 4 कंप्लीट किया। उसके बारे में जो जानकारी थी उससे रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों आज बात करते हैं अब हम अपने टिप्स की। ठीक है, तो आज की जो मैंने टिप्स सेलेक्ट की है वो है कि पढ़ाई में निरंतरता कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है भाई हम 1-2 दिन पढ़ रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं पर नहीं याद हो पाता। तो इस चीज़ को हम कैसे सुधारें, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कैसे हर चीज़ में हम सावधानी करके अपनी पढ़ाई को बेटर करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किताब लेके बैठते हैं, लगे रहते हैं, पर बहुत बार हम खुद को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। बैठे हैं किताब लेके, याद हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बट टाइम भी पास हो रहा है, दूसरों के लिए हम ऐसा दिखाई देते हैं कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने इन्हीं चीज़ों को सुधारना है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है इम्पोर्टेंस की, कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों उस कार्य को कर रहे हैं। जब हमें पता होगा कि ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में उस चीज़ की। जब हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते हैं, मान लो हम किताब लेके बैठे हैं पर हमारा ध्यान क्या होता है, हमारा ध्यान बहुत बार फ़ोन पे होता है, तो हमारे लिए वो वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो इन चीज़ों को हमें सुधारना है, उस चीज़ को हमें बदल कर अपना फोकस जो है अपने एम की तरफ लाना होगा। हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए, हमें हर चीज़ को सोचना होगा, इमेजिन करना होगा। जब हम किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान लगा के सोचते हैं, भाई हम मान लो हम टीचर बनना है, हमें इमेजिन कर रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से हमें इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, बच्चे हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा डेली रूटीन क्या होगा, तो हम उन चीज़ों को जब फील करने लगते हैं अपने जीवन में, तो हमारी चाह जो है उसको पाने के लिए और भी बढ़ जाती है। तो हमें यही करना है, अपने
गोल को सेट करके उसके ऊपर ही हमें काम करना है। हमें अपनी सोच को उसी तरीके का बनाना है कि हमें अपने लाइफ को कैसे जीना होगा, हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसको इमेजिन करना होगा। हमें सुबह उठते ही हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आज हमारे पूरे दिन का रूटीन क्या होगा, हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को इमेजिन करते हुए आगे चलना है और अपने जो लक्ष्य है उसको फॉलो करके उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने लाइफ को सेट करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है खुद की काबिलियत। हम हर बार क्या होता है, कोई बंदा किसी के पास गया, वो कहता है भाई मेरे लायक कोई काम बता दो, तो हम सोचते हैं भाई इसके लायक कोई काम बता दो। तो ये होता है हर इंसान का कंफर्ट जोन, कि उसको पता होता है कि ये हाँ भाई मैं ये काम कर लूँगा, और हर इंसान उससे बाहर निकलना नहीं सोचता कि भाई नहीं मुझे उससे हट के भी कुछ करना चाहिए। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे से ये चीज़ आती है तो मुझे यही करना है, नहीं, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हम जिन कामों में कमज़ोर हैं हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि बजाय उनके कि जो हम आराम से कर पाते हैं। ठीक है, हमें अपने कमज़ोरी को दूर करना है, उन्हें निरंतर सुधार की तरफ उनको हमें लेके जाना है, और हमें ऐसा करना है कि हम उन चीज़ों में भी अच्छे हो सके, खुद की जो है पहचान को अच्छा बना सके और ख़ुद को पहचाने। कभी भी कॉपी ना करें, किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए हमें, किसी भी इंसान की कॉपी ना करें कि भाई ये कर रहा है तो हमें भी चलो यही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, खुद की काबिलियत को पहचानो, खुद के कंफर्ट जोन से निकलकर नई नई चीज़ों को सीखो और अपने आप को पहचानते हुए अपने जो लक्ष्य है उसको सेट करो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की, काम पर लगना है। काम पर लगो, मतलब जो चीज़ भाई हमने अपने उसकी गोल की इम्पोर्टेंस समझ ली, खुद की काबिलियत भी समझ ली, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपने काम में जुट जाना है, अपने आप को जो है एक्टिव रखना है। हमें देखना है कि हम किन चीज़ों में गलती करते हैं, उन चीज़ों को हमें सुधारना है, अपने किए गए कार्यों को लिखना है, अपनी हर एक्टिविटी को लिखना है, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। हर चीज़ में मेहनत करनी है, ये नहीं कि हम भाई याद कर रहे हैं, याद कुछ हो नहीं रहा है, बैठे हम टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना है। अपने काम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपनी वीकनेस को जो है हमें मारते हुए आगे चलना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हम अपनी जो है पढ़ाई को निरंतर कर सकेंगे, अपने गोल की तरफ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं उन सब चीज़ों को ट्रैक करते हुए आगे चलना है, अपने जीवन का हर चीज़ को सेट करना है ताकि हम खुद को परफेक्ट बना सकें। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की टिप्स। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ में थोड़ी भी अगर ये यूज़ हो तो मैं बहुत बहुत खुद को थैंकफुल मानूँगी। तो आशा करती हूँ आप मेरी हर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ताकि नई नई वीडियो जो मेरी डलती है वो आपको हमें टाइम पर मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। आप सभी को मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो PDF है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स खुद बनाइए, उनसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अपने नोट्स खुद ही बनाने चाहिए, उनसे हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप मेरी हर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, वो पढ़ना चाह रहे हैं पर उनको नहीं आ पा रहा, तो क्या पता थोड़ी उनकी हेल्प हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की और भी बेहतर कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।